हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है बेसिक फिजिक्स में जो है MCQ लेकर आए हैं आपको, ठीक है। MCQ लेके आए हैं तो आपका जो है SBT बिहार अर्थात डिप्लोमा जो आप कोर्स कर रहे हैं उसमें जो है आपका जो है 20 मार्क्स का जो है MCQ रहता है। कितना मार्क्स का रहता है? 20 मार्क्स का, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है एग्ज़ाम होता है 70 मार्क्स का, जिसमें से जो है 20 मार्क्स जो है MCQ रहता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है आपको पास मार्क्स के लिए चाहिए 28 मार्क्स, ठीक है। पास के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 28 नंबर। तो अगर आप ध्यान दीजिए, अगर 70 में से जो है आप अच्छा जो है स्कोर कर देते हैं MCQ में, ठीक है, 70 मार्क्स जो थ्योरी का है उसमें से जो है अगर आप अच्छा से स्कोर ले आते हैं MCQ में तो आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट में पास हो जाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप जो है MCQ 20 में जो है अच्छा स्कोर कर देते हैं तो आपका जो है उधर पास होना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए जो है इस बातों को अपने मन में रखते हुए जो है आज हम बेसिक फिजिक्स में जो है आपके लिए MCQ लेके आए हैं। तो चलिए जो है हम बेसिक फिजिक्स का जो है MCQ स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट 1 आपका क्या है? मेजरमेंट है, ठीक है। यूनिट 1 क्या है? मेजरमेंट है। तो ध्यान दीजिए, हम जो है पहला क्वेश्चन को लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 6.0023, ठीक है। इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, आपको जो है क्लास में हमने जो है सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ाया था। सबसे पहले यहाँ पर जो है नंबर कितना है? तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो है 5 है और 0 0 जो है वो जो है 0 0 के बाद जो है 2 3 है। तो यानी कि ये 0 0 तो उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 डिजिट है, इसलिए इसका जो है सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। परसेंटेज एरर ऑफ ए क्वांटिटी ए इज डैश 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 ए डिवाइडेड बाई डेल्टा ए इंटू 100, डेल ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, ए डिवाइडेड बाई 100 डेल्टा ए, एंड डी में नंबर में दिया हुआ है ए डिवाइडेड बाई डेल्टा ए। तो इसका जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, परसेंटेज एरर जो है हमेशा जो है इस फॉर्म में लिखा जाता है, डेल ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये किस में दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन दिया है बी में, ठीक है। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, पावर, टॉर्क, नन ऑफ दिस। तो 1 न्यूटन मीटर जो है यूनिट होता है टॉर्क का। किसका यूनिट होता है? टॉर्क का। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो आपका आंसर सी जो है सही होगा, ठीक है। सी आंसर जो है सही है, लेकिन कैसे होगा हम बात करते हैं। मोमेंटम का जो है सबसे पहले यूनिट क्या होता है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यानी कि मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। पावर का यूनिट होता है वाट, ठीक है। तो यहाँ पर वाट ये भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर सी जो है टॉर्क। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क क्या है? ट्विस्टिंग इफेक्ट है, ठीक है। बॉडी में जो है ट्विस्टिंग लाता है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर मेजर। तो एमीटर के द्वारा हम क्या मेजर करते हैं? तो सबसे इजी क्वेश्चन है, एमीटर के द्वारा जो है हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। और एमीटर के द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो एमीटर से क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए, इलेक्ट्रिक करंट। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, ठीक है। आपको हमने क्लास में जो है स्क्रू गेज के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो स्क्रू गेज का जो है लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो स्क्रू गेज का जो है लिस्ट काउंट का, ठीक है, फार्मूला होता है आपका पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल, ठीक है। टोटल सर्कुलर स्केल, ठीक है। पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, चाहे जो भी रहे, नंबर ऑफ डिवीजन रहेगा, ठीक है। सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है।
यानी कि पिच डिवाइडेड बाई टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर पहला दिया है माइनस दिया है, दूसरा में जो है डिवीजन दिया है, यानी कि दूसरा नंबर यानी कि बी नंबर जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पिच डिवाइडेड बाई टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। द एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, तो सबसे पहले जो है आपको बताए थे, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर जो है सही है। ठीक है, क्योंकि आप जो है ऑप्शन को देख सकते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम किसका यूनिट है, तो मास का है। ठीक है, ग्राम भी जो है मास का यूनिट है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 58700। तो यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट फिगर फिर से पूछ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिजिट को काउंट कीजिए, कितना डिजिट है, तो 58700, यानी कि 5 डिजिट है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी इज कैंडेला, लुमेन, वोल्ट, वाट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। सबसे पहले इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी जो है चमक है। ठीक है, तो कैंडेला कहाँ से आया है, कैंडल से आया है। ठीक है, पहले के ज़माना में जो है हम लोग जो है कैंडल से जो है कंपेयर करते थे इंटेंसिटी को। ठीक है, उस समय तो उतना लाइट वगैरह नहीं था। ठीक है, अब तो जो है बहुत बड़ा बड़ा लाइट, अच्छी तरह का रंग बिरंगा काफ़ी खूबसूरत लाइट आ गया है। उस समय में जो है कैंडल जो है हम लोगों के पास होता था। ठीक है, कैंडल जो है हमारे पूर्वजों के पास होता था, इसीलिए लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट जो है कैंडेला जो है होता है। ठीक है, कैंडेला आपका कैंडल से आया है, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडेला। ए नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट, मास, टेम्परेचर, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर पूछ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारा का सारा जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, फंडामेंटल है, मास भी क्या है, फंडामेंटल है, टेम्परेचर भी क्या है, फंडामेंटल है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, वर्क डन, ए एंड सी बोथ। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको ट्विस्ट करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक स्केलर पूछ रहा है, तो सबसे पहले स्केलर क्या होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो बहुत बार जो है हम लोग जो है केवल यही डिफिनेशन को जानते हैं कि स्केलर किसको बोलते हैं, जिसके पास जो है केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के पास जो है जरूर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी जो है ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए हमें जो है वेक्टर के रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम क्वांटिटी को कह सकते हैं वेक्टर है। पहला रूल क्या है, जब हम दोनों क्वांटिटी, दोनों जो है सम ऑफ जब वेक्टर करते हैं तो दोनों का जो है जो टोटल होता है वो जो है वेक्टर के फॉर्म में आता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के साथ वैसा नहीं होता है। जब दो इलेक्ट्रिक करंट आपस में जो है एक पॉइंट पर मिलते हैं और उसका हम समेशन करते हैं तो क्या होता है, मतलब उसमें जो है कोई मतलब वेक्टर नहीं आता है। ठीक है, वेक्टर का कोई जो है सिंबल नहीं आता है, इसलिए तो पहला बात ये जो है वेक्टर का नियम को जो है फॉलो नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, वेक्टर जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर होने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को जो है फॉलो करना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है इस लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये क्या है, स्केलर है। दूसरी बात, फोर्स जो है आपका क्या है, वेक्टर है, तो फोर्स तो आपका नहीं होगा। वर्क डन, तो वर्क डन भी जो है स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इज, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स,
पहले जो है डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स का जो है सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स का ये होता है, सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास को तो हम m लिखते हैं डायमेंशन में, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर के लिए क्या है, मीटर क्या है, लेंथ है यानी l, सेकेंड क्या है, टाइम है, ठीक है। अगर हम ये जो है डिवाइडेड में है यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी फोर्स का जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mlt का पावर -2, mlt का पावर -2। अब हम बात करते हैं एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी। तो एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, सबको मालूम है ये फार्मूला, E इक्वल टू mc², ये तो सबको मालूम है, E इक्वल टू mc²। तो m का जो है m का जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m ही होगा। अब बात करते हैं c², तो c क्या है, c जो है वेलोसिटी है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, c क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी मीटर का यूनिट क्या होता है, l होता है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, मीटर क्या है, लेंथ है, तो l हो जाएगा। सेकेंड क्या है, टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यानी कि m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, तो फोर्स का क्या हो गया, एक बार जो है हम यहाँ पर साफा से लिख देते हैं, ठीक है। तो फोर्स का हो गया ml का पावर -2, एनर्जी का क्या हो गया, ml का पावर -2। तो ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन देखेंगे ml का पावर -2, ठीक है। उसके बाद ml का पावर 2, t का पावर -2, यानी कि ए नंबर में आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ए नंबर। चलिए अब हम सेकेंड यूनिट देखते हैं। तो सेकेंड यूनिट का क्या नाम है, शायद आपको याद होगा, सेकेंड यूनिट का नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें हमें स्ट्रेस पढ़ना है, स्ट्रेन पढ़ना है, ठीक है, और जो है स्ट्रेस का जो है ग्राफ पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ को हम आपको क्लास में बताए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एट रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो है स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए नंबर जो है करेक्ट है, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है, ठीक है। ऐसे जनरल जो है स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन इसमें जो है रीस्टोरिंग और एक्सटर्नल और डिफॉर्मिंग फोर्स दिया है, तो सबसे पहले जो है आपको प्रीफर ये होगा रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ origin of surface tension is cohesive force, adhesive force, frictional force, none of these, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो है आपका होता है कोहेंशन फोर्स के चलते, सरफेस टेंशन किसके चलते होता है, कोहेंशन के चलते, यानी कि कोहेंसिव फोर्स। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंक्रीजिंग द temperature the coefficient of viscosity of liquid is increasing, decreasing, remains same, none of these। तो सबसे पहले समझिए विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, तब आपको जो है क्वेश्चन समझ में आएगा। विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। विस्कोसिटी का मतलब थिकनेस और थिननेस ऑफ द लिक्विड, मतलब कौन सा लिक्विड जो है ज़्यादा थिक होगा, थिन होगा, ये जो है विस्कोसिटी से हम पता करते हैं, ठीक है। जो लिक्विड जो है ज़्यादा थिक है, मतलब जो लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा है, उसके पास सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होता है, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होता है। यानी कि जैसे हनी हो गया, हनी के पास जो है ज़्यादा विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी का मतलब समझ गए, थिकनेस और थिननेस, उसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो उसका इंटरमोलिकुलर जो इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, इंटरमोलिकुलर जो इंट्रैक्शन हुआ वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब कि हनी, मान लीजिए हनी एग्जाम्पल लेते हैं, तो हनी के जो मोलिक्यूल हुए जो एक दूसरे से क्या है, ज़्यादा जो है चिपके हुए हैं, ठीक है, एकदम पूरा जो है सटे हुए हैं, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ जब पूरा दब चिपका हुआ है, जब उसको हम टेम्परेचर देंगे, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जब अलग अलग होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, तो घट जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड, टर्मिनल वेलोसिटी, गलत, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी हम उसको बोलते हैं, कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी में जो है स्ट्रीमलाइन जो है वो कांस्टेंट, मतलब उसमें जो है कांस्टेंट ही रहेगा। नेचर ऑफ फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन है तो स्ट्रीमलाइन ही रहेगा, ठीक है। उसमें हमको
कौन सा वेलोसिटी हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन तो नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी नहीं होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, ठीक है। फार्मूला जो है हम आपको बताए थे, ठीक है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन किसको बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच द बॉडी एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। तो ध्यान दीजिए, आपको जो है हमने जो है स्ट्रेस स्ट्रेन का जो है ग्राफ को बताया था, ठीक है। उस ग्राफ को जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड यूनिट में जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ हम आपको बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच बॉडी एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल शेप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड द राइज ऑफ वाटर इन इट बिकम्स, अगर हम डबल कर देंगे तो वो जो है राइज ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा, डबल ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डबल। द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट्स वेरीज कंटिन्यूअसली विथ टाइम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, हड़बड़ी में नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट्स वैरी कंटिन्यूअसली, यानी कि वैसा फ्लो जो हमेशा जो है वैरी करता है, मतलब चेंज होते रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। अगर नहीं चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ पर कह रहा है कि वैरीज कंटिन्यूअसली, तो फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, डेट इज बी नंबर, टर्बुलेंट फ्लो इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जाएंगे, हुक्स लॉ इज विद इन इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है आप ऑप्शन में जाइएगा। तो हुक्स लॉ कहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रेस, ठीक है, इस स्ट्रेन को अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये है हुक्स लॉ, ठीक है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर दिया है सी में, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, तो सी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है स्टूडेंट्स, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि FOS, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस। कोई डाउट है, नहीं। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन माइनस लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन माइनस लीनियर स्ट्रेन। तो ध्यान दीजिए पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो पॉइजन रेशियो का जो है फार्मूला होता है, मान लीजिए पॉइजन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन, क्लास में हम आपको बताए थे, ठीक है, पॉइजन रेशियो का फार्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, ये फार्मूला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हम वर्ड लिख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडनल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल जो है लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल का जो है दूसरा नाम है लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का दूसरा नाम क्या है, लीनियर, ठीक है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ, तो लेंथ लीनियर है, ठीक है, लेंथ लीनियर है, यानी कि पॉइजन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। तो अभी ये ऑप्शन किस में दिया है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही नंबर, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है
टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। हमेशा जो है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज करेगा, उसी तरह से विस्कोसिटी भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है कई एक बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है आपको जो है लॉन्ग आंसर में भी इसको पूछता है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप मतलब जो पानी का जो बूंद है वो स्फेरिकल क्यों होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल होता है सरफेस टेंशन की वजह से, याद रखिएगा। स्फेरिकल क्यों होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। ऑप्शन नंबर डी, पानी की बूंदें जो है आपका स्फेरिकल होते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग यूनिट नंबर 3 में आते हैं। तो यूनिट नंबर 3 जो है क्या है, हीट है, यानी कि हीट के अंदर में क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो है सब्जेक्ट याद होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ साथ जो है यूनिट का नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को यूनिट का नाम भी याद नहीं रहता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पूछिएगा कि आपका यूनिट नंबर 3 क्या है तो पता नहीं, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 का नाम है हीट, उसके अंदर में आता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसका क्लास जो है हम ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है, और ले भी चुके हैं। तो ध्यान दीजिए यूनिट नंबर 3 को हम लोग MCQ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रिलेशन एमंग CP, CV एंड R, ठीक है। तो क्या होता है, तो इसका ऑप्शन होता है CP माइनस CV इक्वल टू R, ये जो है रिलेशन होता है, ठीक है। CP माइनस CV इक्वल टू R, ये जो है आपका दिया है C नंबर में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी हेल्प ऑफ मीडियम इज कॉल्ड। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है विदाउट एनी हेल्प ऑफ मीडियम। तो जब हम आपको क्लास ले रहे थे, ऑनलाइन क्लास में भी इस बात को हम पढ़ाए हैं, यहाँ पर जो है कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो है एक एग्जांपल को हम बताए थे, एक बंदा जो है दूसरे बंदा को पेन दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पेन को जो है फेंक दे रहा है, वहाँ पर बीच में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिएशन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडिएशन। रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या है, सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ को समझेंगे। तो बॉयल्स लॉ में जो है हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ कहता है P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V का। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहले टर्म को आप समझ लीजिए, ठीक है, वो अपने आप जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो P जो है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V का, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये ऑप्शन आपको किस में दिया है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच मेटल रोड इज हीटेड वन एंड द हीट इज ट्रांसफर टू द अनदर एंड इज कॉल्ड। ध्यान दीजिए, एक इंड को हम लोहा की एक इंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है गर्म होने के चलते जो है पूरा जो है दूसरा इंड भी जो है गर्म हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब एक, जैसे हम जो है एग्जांपल को बताए थे, एक बंदा जो है दूसरे बंदा को पेन दे रहा, दूसरा जो है तीसरा को, तीसरा जो है चौथा को, इस तरह से जो है पास हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर हीट का जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा इज। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा और गामा का जो है रेशियो होता है आपका 1:3 का होता है। क्या होता है, 1:3 होता है, ठीक है। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का रेशियो क्या होता है, 1:2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अल्फा इस बीटा गामा का रेशियो क्या है, 1:2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट कांस्टेंट प्रेशर, पहला वर्ड को ध्यान दीजिए, एट कांस्टेंट प्रेशर द वैल्यू ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट्स अ बॉयल्स लॉ, प्रेशर लॉ, चार्ल्स लॉ, नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला वर्ड को ध्यान दीजिए, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं चार्ल्स लॉ में। किस में हम लोग रखते हैं, चार्ल्स लॉ में जो है प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसके बाद दिया हुआ है सी हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिए, चार्ल्स लॉ कहता है अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो आपका जो है
प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है वॉल्यूम का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का, ठीक है, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। पहला वर्ड से ही हमको पता चल गया कांस्टेंट प्रेस है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रेशर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, यानी कि चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसो का मतलब क्या होता है, हमने बताया था अभी ऑनलाइन क्लास में, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। थर्मल का मतलब टेम्परेचर, ध्यान दीजिए, आइसो का मतलब कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में जो है रिलेशन क्या होगा, तो सबसे पहले रिलेशन होता है P, ठीक है, PV डिवाइडेड बाई T, यानी कि P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, ये आपका होता है, आपका जो है रिलेशन होता है। अब यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी कि T1 इक्वल टू क्या है, T2 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर A आइसोथर्मल के लिए PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। चलिए, गैसेस लॉ डिपेंड्स अपॉन विच टेम्परेचर स्केल, तो गैस लॉ जो है हमेशा जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल पर डिपेंड करता है, डेट इज केल्विन, ऑप्शन नंबर डी केल्विन होगा। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 4 में आते हैं, तो यूनिट 4 का नाम है लाइट, ठीक है, और यूनिट 4 जो है आपका जो है पूरा जो है 10th और 12th में जो आपको पढ़ कर आए हैं सारा प्रोसेस वही है, ठीक है, सारा जो है मेथड भी वही है, कोई इसमें नया चीज़ नहीं है, जो आप 10th और 12th में पढ़ के आए हैं सारा जो है उसी में, थोड़ा मोड़ा जो है उसमें आपको जो है इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है CBSE बोर्ड से पढ़ के आए हैं, कुछ ICC बोर्ड से पढ़ के आए हैं, कुछ झारखंड बोर्ड से, कुछ बिहार बोर्ड से, तो अलग अलग सिलेबस जो है थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, लेकिन सारा जो है वही रहेगा, ठीक है। तो लाइट में हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 4 में, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है स्नेल्स लॉ, ठीक है, तो स्नेल्स लॉ का जो है फॉर्मूला क्या होता है, साइन I, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन R, ठीक है, ये फार्मूला को याद रखिएगा, इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ठीक है, I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ का जो है ये है नियम है, ठीक है, ये जो है फार्मूला है स्नेल्स लॉ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर बबल्स इज वाटर स्टेम ब्राइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, नॉन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर C टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द मिनिमम डेविएशन व्हेन द लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे जो है मिनिमम डेविएशन होता है रेड कलर में, ठीक है, रेड कलर में, इसीलिए जो है हम लोग सिग्नल के लिए या जो है खतरा का डेंजरस सिंबल के लिए हम लोग रेड कलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेड कलर जो है ज़्यादा जो है डेविएट नहीं होता है, रेड कलर क्या होता है, डेविएट नहीं होता है, इसलिए हम लोग रात में मान लीजिए झंडी को दिखाना रहता है, लाइट को दिखाना रहता है, तो हम लोग कौन सा कलर यूज़ करते हैं, रेड कलर, यानी कि मिनिमम डेविएशन किस कलर में होता है, रेड कलर में, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, तो आपको ऑप्शन नंबर C सही है, म्यू इक्वल टू 1/sin C, याद रखिएगा म्यू इक्वल टू 1/sin C। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिराज अपीयर इन डिसर्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले मिराज को समझें, मिराज क्या है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं मतलब मृग समझते हैं हरिण, ठीक है, हरिण को जो है मतलब मृग तृष्णा, ठीक है, हरिण को जो है गर्मी के दिन में जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है उस समय में जो है डेसर्ट में अर्थात बालू मरुस्थल में जो है उसको लगता है, दूर से दिखता है कि पानी है, दूर से क्या दिखता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जब वहाँ जाता है तो पानी होता नहीं है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर में क्या है, भ्रम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है, इल्यूशन है। कभी कभी जब हम भी रोड पर चलते हैं गर्मी के दिन में, जब ज़्यादा गर्मी होता है तो हम जब बाइक चलाते हैं तो हमें क्या लगता है कि आगे पानी है, लेकिन वास्तविक में जो है पानी होता नहीं है। तो ये किसके वजह से होता है, रिफ्रैक्शन के वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, तो सबसे पहले जो है ध्यान दीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड, ये जो है सबको याद है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे लोग, जो है हड़बड़ में जो है गलती कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ दिया है सेंटीमीटर, यहाँ दिया है माइल्स, यहाँ दिया है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले अगर मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करें तो क्या होगा, 2 पावर बढ़ जाएगा, यानी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस बाय डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, नॉन ऑफ दीज। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो है डिफ्रैक्शन के वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए, डिफ्रैक्शन के चलते जो है ट्रांसवर्स ऑफ लाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज गिवन बाय, तो वेव थ्योरी जो है हाइजन एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, याद रखिएगा साइंटिस्ट का क्या नाम था, हाइजन। तो हाइजन ने जो है वेव थ्योरी को दिया था, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव राइज द करेक्ट ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, कोई डाउट है नहीं। नेचर ऑफ लाइट वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, समटाइम्स लॉन्गिट्यूडनल एंड समटाइम्स ट्रांसवर्स, नन ऑफ दिस। यानी कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट जो है हमेशा ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है बच्चे लोग, ट्रांसवर्स होता है, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, लाइट वेव जो है हमेशा जो है ट्रांसवर्स होता है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू, सबसे पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है, तो वेव थ्योरी के अनुसार, ठीक है, वेव थ्योरी के अनुसार कलर ऑफ लाइट होता है चेंज इन वेवलेंथ के द्वारा, चेंज इन ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ के द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जो है साइंटिस्ट ने बोला कि जो है कलर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का अलग अलग कलर है, क्योंकि सबका जो है अलग अलग वेवलेंथ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ का तो ऑप्शन दिया नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजेंस वेव थ्योरी सेज दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिकल वेव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए, हाइजेन जो है एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एक फिजिशियन थे, जिन्होंने कहा कि लाइट जो है एक वेव के फॉर्म में होता है। क्या होता है, वेव के फॉर्म में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, कभी भी जो है, जैसे कि देखिए लाइट जो है पार्टिकल भी होता है, लेकिन जो है इसको पर जो है अभी जो है जिस साइंटिस्ट का नाम जो है अगर हम पूछते हैं उसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हाइजेंस के अनुसार पूछ रहा है, तो हाइजेंस क्या बोला है कि लाइट वेव है, ठीक है, इसलिए अभी जो है ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स एक्सपेरिमेंट्स हैपन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, नन ऑफ दिस। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते होता है। किसके चलते होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कॉर्पुलस थ्योरी सेज दैट लाइट इज ए पार्टिकल वेव, पार्टिकल एंड वेव बोथ, नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए, अभी फिर से बात आ गया, पिछला बार जो है हाइजेंस थ्योरी था, अभी जो है पूछ रहा है कॉर्पुलस थ्योरी। तो कॉर्पुलस थ्योरी के अनुसार लाइट जो है एक पार्टिकल है, लाइट क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अभी जो है कॉर्पुलस थ्योरी पूछ रहा है, पिछला बार जो है हाइजेंस थ्योरी पूछा था। तो हाइजेन के अनुसार लाइट जो है एक, लाइट क्या था, वेव था, लेकिन कॉर्पुलस के अनुसार लाइट क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पार्टिकल। नेक्स्ट, लेजर बीम आर कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, कोलिमेटेड, ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले लेजर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि लेजर जो है वो कोहेरेंट भी है, मोनोक्रोमेटिक भी है, कोलिमेटेड भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो लेजर जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो सबसे पहले लेजर का अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो लेजर का जो है प्रिंसिपल भी पता हो जाएगा। लेजर का फुल फॉर्म अभी हमने बताया था, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशन। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन दिया है, ए नंबर, स्टिमुलेटेड इमिशन, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट है स्टूडेंट्स, नहीं।
पंपिंग मेथड इन लेजर यूज्ड फॉर पंपिंग ऑफ वाटर, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, पंपिंग ऑफ न्यूट्रॉन, पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लेजर में जो है पंपिंग मेथड यूज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पंप करने के लिए। किसको पंप करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को पंप करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन जो है आपका आ गया, फुल फॉर्म ऑफ लेजर इज। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट, सबसे पहले दिया है लाइट, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? लोस्ट एडमिट कार्ड सर्च इन एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा दिया है लाइट एमिटेड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एडमिटेड नहीं होता है, ठीक है, एडमिटेड नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा नंबर दिया है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इन मेकिंग द हेलोग्राम यूसेस होलोग्राम। ठीक है, तो होलोग्राम क्या होता है? बुक में आपका जो है होलोग्राम लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप कभी बुक खरीदते हैं तो होलोग्राम लगा हुआ रहता है। होलोग्राम जो है 3D का बना हुआ रहता है। किसका बना रहता है? 3D का, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, 3D इमेज फॉर्मेशन, 3D इमेज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 का क्या नाम है? मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में जो आपको मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसमें जो है आपको कुछ जो है मतलब एक्सरे के बारे में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, ये सारा चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ हार्ड एक्सरे इज डैश देन द वेवलेंथ ऑफ सॉफ्ट एक्सरे। ठीक है, तो हार्ड एक्सरे का वेवलेंथ जो है सॉफ्ट एक्सरे से क्या होता है? तो लेस देन होता है। क्या होता है? लेस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सरे मूव विदाउट विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, नन ऑफ दिस। तो एक्सरे जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ साथ जो है मूव करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे इज साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सुपरसोनिक वेव, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, माने कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। पहला, एक्सरे इज विजिबल। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक्सरे जो है विजिबल नहीं होता है, एक्सरे जो है विजिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है एक्सरे इज विजिबल, तो आपका पहला नंबर जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर, एक्सरे इज विजिबल। मोस्टली एक्सरे यूज्ड इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सिंपल फोटोग्राफी, नन ऑफ देम। ध्यान दीजिए, कई बार जो है स्टूडेंट जो है गड़बड़ी कर देते हैं हड़बड़ के चक्कर में। एक्सरे सोचते हैं कि हमेशा जो है मेडिकल फील्ड में यूज होता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है मोस्टली, यानी कि ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? तो ज़्यादातर जो है इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? इंजीनियरिंग फील्ड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक, द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग द वेवलेंथ लेमडा इज। ठीक है, मान लीजिए वेवलेंथ कितना दिया है? लेमडा दिया है, तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाई लेमडा। ठीक है, hc बाई लेमडा। आपका ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी दिया है, fc बाई लेमडा। बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन आइटम, प्रोडक्ट, एक्सरे, इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट ऑट सरफेस, नन ऑफ दिस। यानी कि द वेव फंक्शन, देखिए आपको जब यूनिट नंबर 5 पढ़िएगा तो वेव फंक्शन में जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है एनर्जी को दिया जाता है इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू जस्ट कम आउट फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, सरफेस से बाहर आने के लिए एनर्जी को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जस्ट आउट ऑफ द सरफेस। फोटोन आर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नन। यानी कि फोटोन जो है हमेशा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेव फंक्शन ऑफ मेटल, नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो जो है डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसका जो है ज़्यादा एनर्जी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे इन कोडिंग ट्यूब? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मोनिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले
फेनोमेना यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस, ठीक है। तो यहाँ पर यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट यूज होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि आंसर ए नंबर जो है सही आंसर है। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट property of light based on corpuscular theory of light, wave theory of light, both A and B, none of these। तो ध्यान दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क फंक्शन फाई इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डैश 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 विद द मेटालिक सरफेस, फोटोन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हमेशा जो है वर्क फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन को जो है बाइंडिंग करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेन सोर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज, तो मेन सोर्स क्या है? लाइट एनर्जी होता है। क्या होता है? लाइट एनर्जी, यानी कि आंसर नंबर डी जो है करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आज के हम लोग जो है वीडियो लेक्चर में हमने जो है आपका जो है MCQ बताएं बेसिक फिजिक्स का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो है हम लास्ट में जो है आपको एक जो है बात बोलकर हम खत्म करना चाहेंगे। बेसिक फिजिक्स में जो है कभी भी जो है सेम टू सेम क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सेम टू सेम पूछता है, लेकिन बेसिक फिजिक्स में सेम टू सेम क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा। लेकिन आपका जो हम बताएं उसी के अनुसार रहेगा, ठीक है। जो हमने बताया उसी के अनुसार जो है बेस्ड ऑन जो है इसी के अनुसार रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ट्विस्ट कर सकता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको शार्प माइंड जो है लेकर चलना पड़ेगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।